हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमने भारतीय संविधान पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ लिया था भाग 1 से 4 तक के भागों के लिए हमने लिया था। आज हम बात करेंगे भाग 5 की। दोस्तों भाग 5 में आज हम पढ़ेंगे संघ के बारे में। दोस्तों संघ के लिए दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम है केंद्र। संघ के लिए केंद्र भी कहते हैं। आज हम भाग 5 पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे संघ। इसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। अनुच्छेद 52 से 151 तक के अनुच्छेद पढ़ेंगे। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारी राज्य व्यवस्था चलाने के लिए 3 स्वतंत्र निकाय कार्य करते हैं। अब वो 3 स्वतंत्र निकाय कौन कौन से हैं हम बात करेंगे। सबसे पहले कार्यपालिका। कार्यपालिका, फिर है विधायिका, फिर है न्यायपालिका। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारी राज्य व्यवस्था इन्हीं 3 स्वतंत्र निकायों से चलती है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि कार्यपालिका का काम क्या होता है, विधायिका का कार्य क्या होता है और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। दोस्तों जब हमारे देश में कोई भी कानून बनता है तो उस कानून बनाने का कार्य विधायिका का होता है। विधायिका के द्वारा हमारे देश में कानून बनाया जाता है। इसके बाद उस कानून को जब लागू करने की बात आती है तो उस कानून के लिए लागू कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। दोस्तों कानून बनाने का कार्य विधायिका का होता है और उसे लागू करने का कार्य कार्यपालिका का होता है। उस कानून की व्याख्या करना और उस पे नियंत्रण करना न्यायपालिका का कार्य होता है। न्यायपालिका का कार्य उसकी व्याख्या करना इसलिए होता है कि कोई भी सरकार अगर ऐसा कानून तो नहीं बना दिया है किसी सरकार ने कि किसी व्यक्ति के उससे मौलिक अधिकार उसके छीने जाएं या उसके मौलिक अधिकारों के लिए हानि पहुंच रही हो, इसलिए न्यायपालिका का कार्य होता है उस कानून की व्याख्या करना और उसको अपने नियंत्रण में रखना। दोस्तों अब इसमें हम बात करेंगे कि कार्यपालिका को किन 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 अनुच्छेदों में पढ़ेंगे। कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से 78 तक के। 52 से अनुच्छेद 52 से 78 तक के सभी अनुच्छेदों को हम कार्यपालिका में पढ़ेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 79 से 123 तक, अनुच्छेद 79 से 123 तक के अनुच्छेदों को हम विधायिका में पढ़ेंगे। इसके बाद अब बात करेंगे न्यायपालिका। इसमें हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 124 से 148 तक। अनुच्छेद 124 से लेकर 148 तक के अनुच्छेदों को हम न्यायपालिका में पढ़ेंगे। अब दोस्तों यह जानेंगे कि कार्यपालिका किन किन से मिलके बनी हुई है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि कार्यपालिका किन किन से मिलके बनी हुई है। सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, इसके बाद मंत्रिपरिषद, एवं प्रधानमंत्री।
इसके बाद भारत का महान्यायवादी। दोस्तों, हमारी कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री और भारत का महान्यायवादी से मिलके बनी हुई है। अब दोस्तों, हम यह जानेंगे कि राष्ट्रपति को किन किन अनुच्छेदों में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में पढ़ेंगे और मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री को किस अनुच्छेद में पढ़ेंगे। इसके बाद भारत के महान्यायवादी को किस अनुच्छेद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अनुच्छेद 52 से 62 तक के अनुच्छेदों को हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। इसके बाद है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 63 से 71 तक के अनुच्छेदों में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। इसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद 74 और 75। इसको इधर लिख देते हैं। अनुच्छेद 74 और 75, इन दो अनुच्छेदों में हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के बारे में। इसके बाद आता है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी पढ़ेंगे अनुच्छेद 76 में। ये तो रही कार्यपालिका। मैंने आपको कार्यपालिका के बारे में बता दिया है। अब बात करेंगे विधायिका। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि विधायिका हमारी संसद से चलती है। किससे चलती है? संसद से। तो विधायिका संसद से चलती है। अब हम संसद को पढ़ेंगे अनुच्छेद 79 में। दोस्तों, हमें पता है कि हमारी विधायिका किससे चलती है? संसद से चलती है। दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं। अब वो कौन कौन से अंग होते हैं? संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा, इसके बाद लोकसभा। दोस्तों, संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद इन्हीं तीनों अंगों से मिलके बनी होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से 62 तक। तो हम लिख देंगे यहाँ कि अनुच्छेद 52 में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। इसके बाद दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राज्यसभा के लिए उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा के लिए निम्न सदन बोला जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे राज्यसभा के लिए उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा के लिए निम्न सदन कहा जाता है। दोस्तों, राज्यसभा को हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 80 में। लोकसभा को पढ़ेंगे अनुच्छेद 81 में। ये तो रही हमारी विधायिका। दोस्तों, मैंने आपके लिए विधायिका के बारे में पढ़ा दिया। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका। दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारे देश की न्यायपालिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय से चलती है। किससे चलती है? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को हम पढ़ेंगे अनुच्छेद
124 में। दोस्तों हमें पता है हमारी न्यायपालिका चलती है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से। इसके बाद हम पढ़ेंगे, सबसे अंत में पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। सबसे बाद में पढ़ेंगे अनुच्छेद 148। इसमें हम पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में एवं महालेखा परीक्षक। अब दोस्तों कार्यपालिका के बारे में भी आपको पता लग गया है, विधायिका के बारे में भी और न्यायपालिका के बारे में। यह हमारे भाग 5 के अंग हैं। इन्हीं को हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को ही हम पढ़ेंगे भाग 5 में। अब दोस्तों सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, फिर पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री, फिर पढ़ेंगे भारत का महान्यायवादी। इसके बाद फिर संसद के बारे में पढ़ेंगे, फिर राज्यसभा, लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। ये सब भाग 5 में पढ़ेंगे। अब शुरू करेंगे दोस्तों हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों मैंने बताया आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से 62 तक। तो सबसे पहले अनुच्छेद लिखेंगे अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब दोस्तों राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ राष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। दोस्तों एक बात, अगर आपसे पूछा जाए कि विधिवत रूप से संघ का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप बताएंगे भारत का राष्ट्रपति होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, विधिवत रूप से संघ का अध्यक्ष, अगर आपसे कहा जाए विधिवत रूप से संघ का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप बताएंगे भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक रूप से संघ का अध्यक्ष कौन होता है, वास्तविक रूप से संघ का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप बताएंगे भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से संघ का अध्यक्ष होता है। दोस्तों हमारे देश में विधिवत रूप से संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति को माना जाता है, लेकिन सभी पावर प्रधानमंत्री के पास होती है, इसलिए इसे वास्तविक रूप से संघ का अध्यक्ष कहा जाता है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के लिए ब्रिटिश क्राउन को जो पावर दी गई है, वही पावर हमारे राष्ट्रपति को दी गई है। ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन में एक पद होता है ब्रिटिश क्राउन। जितनी पावर ब्रिटिश क्राउन के लिए दी गई है, उतनी ही पावर हमारे देश में राष्ट्रपति को दी गई है। इसके बाद यूएसए के राष्ट्रपति को जितनी पावर दी गई है, उतनी ही पावर
हमारे प्रधानमंत्री के लिए दी गई है। यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं, जितनी पावर उनके पास है उतनी ही पावर हमारे देश में प्रधानमंत्री के लिए दी गई है। अब बात करेंगे हम कि हमारे देश में सबसे पहला नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति के लिए प्रथम नागरिक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, जब भी अगर हमारे देश में जनगणना होती है तो सबसे पहले राष्ट्रपति के लिए गिना जाता है। इसीलिए कहा जाता है भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 53 की। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसका मतलब है कि लिखा है इसमें संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। दोस्तों, इसका मतलब है, अभी मैंने आपको कार्यपालिका के बारे में बताया, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो सभी राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसलिए इसके लिए राष्ट्रपति के लिए प्रमुख माना जाता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 54 में कहा गया है, बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव, जिसे इलेक्शन बोलते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था, तो आप बताएंगे सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। अब दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमारे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं, कौन भाग नहीं लेते हैं, ये सबसे पहले जानेंगे। जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं उनके लिए हम निर्वाचन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल। अब इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं वो पढ़ेंगे सबसे पहले। दोस्तों, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी
निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब क्या है? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित का मतलब होता है चुने हुए। दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो उसमें जनता के द्वारा कैंडिडेट चुनकर भेजा जाता है लोकसभा में और राज्यसभा में, और इसके बाद विधानसभा में जनता के द्वारा चुन के लोग भेजे जाते हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा हमारे राष्ट्रपति के लिए चुना जाता है। वो लोग हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दोस्तों, हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। वे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं जो चुने हुए भेजे गए हैं। कहाँ? लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में जो लोग चुन के भेजे गए हैं वो लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। दोस्तों, मैंने बताया था अभी कि संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। हम लोग राज्यसभा और लोकसभा में ही लोग चुनकर भेजते हैं। यहाँ पर राज्यसभा के सभी लोग और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब लोकसभा के 2 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। वो क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुनकर लोकसभा में भेजे जाते हैं। इसलिए इन 2 व्यक्तियों के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना मना है। इसके बाद राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। उन्हीं 250 में से 12 सदस्य वो होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब वो 12 लोग कौन कौन से हैं? राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुन के भेजे जाते हैं। जो राष्ट्रपति के द्वारा चुन के भेजे जाते हैं सदस्य, वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। बाकी सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ये तो रही पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों, राज्यों में विधानसभा होती है। अब जो लोग विधानसभा में बैठते हैं उनके लिए बोलते हैं विधायक। दोस्तों, जनता के द्वारा विधायक चुनकर कहाँ भेजे जाते हैं? विधानसभा में भेजे जाते हैं। वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दोस्तों, एक बात और याद रखना है कि प्रत्येक विधानसभा से एक एक कैंडिडेट भाग नहीं लेता है। अब ये एक कैंडिडेट क्यों नहीं भाग लेता है? क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक विधानसभा में एक व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा चुन के भेजा जाता है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा चुन के भेजा जाता है विधानसभा में, वह व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। अब तीसरी कंडीशन क्या है? दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों, दिल्ली और पांडिचेरी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, जहां विधानसभा है। इसलिए
दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो चुन के भेजे गए लोग हैं, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब चुनाव होता था राष्ट्रपति का, तब केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे। लेकिन अब जब 17वां संविधान संशोधन हुआ, हमारे संविधान में 17वां संविधान संशोधन हुआ, जो हुआ 1992 में। 17वां संशोधन 17वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। जब यह संशोधन 1992 में हुआ, तभी से हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र शासित प्रदेशों के भी लोग जो हैं, विधानसभा में चुने हुए लोग, वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 55 की। ये तो रहा था अनुच्छेद 54, अब बात करेंगे अनुच्छेद 55 की। अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 55 अनुच्छेद 55 में कहा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। इसका मतलब क्या है? इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो किस विधि से होता है, इसके बारे में अनुच्छेद 55 में कहा गया है। अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह किस विधि से होता है, वो विधि बताई गई है। तो यह विधि कहाँ से ली गई है? यह विधि आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहाँ से? आयरलैंड आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि ली गई है। अब दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कौन सी होती है, उसको क्या कहते हैं, वो हम जानेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि होती है, उसको कहते हैं एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष विधि। एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। इसे कहा जाता है एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसको कहते हैं एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। दोस्तों, यह प्रणाली जो है, ये सबसे पहले 1956 में डेनमार्क में अपनाई गई थी। कहाँ अपनाई गई थी? डेनमार्क में। कब अपनाई गई थी? 1956 में। अब यह विधि है क्या, इसमें कैसे चुनाव होता है, हम वो बताएंगे आपको। दोस्तों, जब हमारे देश में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं, तब कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव के लिए जाता है वोट डालने, तो वह सबसे पहले जब चुनाव डालता है, जो जो वोट डालने जाता है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति को वोट डालता है जो उसके लिए पसंद आया हो, जिसके लिए वह चुनना चाहता हो, उस व्यक्ति के लिए वोट देता है। उसके चुनाव चिन्ह के आगे बटन दबा के चला आता है। लेकिन अगर हमें कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आया है, तो हम नोटा दबा देते हैं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति के लिए हम चुनना नहीं चाहते हैं। ये तो रहा हमारे लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव। लेकिन हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कैसा होता है कि अगर 4 व्यक्ति
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, तो हमारे लिए अगर हम वोट डालने जाते हैं तो हमें उन चारों व्यक्तियों के लिए वोट देना है। सबसे पहले हमें प्रेफ़रेंस चुननी पड़ेगी कि हम फर्स्ट चॉइस हमारी कौन-सी है, सेकंड चॉइस कौन-सी है, फिर थर्ड चॉइस, इसके बाद फोर्थ चॉइस। लेकिन हम चुन के डालेंगे कि हम पहले नंबर पे किसे वोट देना चाहते हैं, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। यही प्रणाली बोली जाती है एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। इस प्रणाली के तहत सभी लोगों के लिए वोट दिया जाता है, लेकिन प्रेफ़रेंस चुननी पड़ती है। ये तो रहा राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, इसको हमने पढ़ लिया है अनुच्छेद 55 में। अब बात करेंगे अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 56 में बताया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल। दोस्तों, अब राष्ट्रपति के कार्यकाल का मतलब क्या होता है? कार्यकाल का मतलब होता है कि राष्ट्रपति कितने दिन तक अपने पद पर रह सकता है, उसी के लिए बोलते हैं हम कार्यकाल। तो दोस्तों, हमें पता है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन ये कार्यकाल कब से शुरू होता है? जिस दिन से हमारे देश के राष्ट्रपति शपथ ले लेते हैं, उसी दिन से हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू हो जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ शपथ लेने से 5 वर्ष तक। जब दोस्तों जिस दिन राष्ट्रपति शपथ ले लेते हैं, उस दिन से हमारे देश के राष्ट्रपति का समय स्टार्ट हो जाता है और 5 वर्ष तक हमारे देश के राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकते हैं। ये तो रहा हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल। इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है कि हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं, अगर ये इस्तीफ़ा देना चाहें अपने पद से, तो ये इस्तीफ़ा किसके लिए देंगे? तो ये इस्तीफ़ा देंगे उपराष्ट्रपति के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफ़ा किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति जो हैं वो इस्तीफ़ा देते हैं उपराष्ट्रपति को। यहाँ हम लिख देंगे इस्तीफ़ा। इस्तीफ़ा। इस्तीफ़ा राष्ट्रपति किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ये तो रहा राष्ट्रपति का कार्यकाल, जिसमें हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 56 के बारे में। अब बात करेंगे अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है, अब पढ़ेंगे। अब बात करेंगे अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57। दोस्तों, अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की विधि। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का प्रावधान। दोस्तों, अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का प्रावधान। अब इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का मतलब, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का मतलब है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, वो कितने भी बार राष्ट्रपति चुनकर अपने पद पे बैठ सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 2 बार का होता है,
अमेरिका के राष्ट्रपति केवल 2 बार ही वहाँ के राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में कहा गया है कि कितनी भी बार कोई भी कैंडिडेट राष्ट्रपति बन सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 58 की। अनुच्छेद 58 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 58 में कहा गया है राष्ट्रपति की योग्यताएं। हमारे देश के राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या हैं? अनुच्छेद 58 में कहा गया है राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यताओं का मतलब होता है कि राष्ट्रपति किन किन चीजों के लिए योग्य है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वे योग्यताएं हम पढ़ेंगे। सबसे पहली है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका मतलब है, पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना का मतलब उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, तभी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, तभी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है अगला कि साक्षर होना चाहिए। अगली योग्यता है कि साक्षर होना चाहिए। साक्षर का मतलब है कि वह व्यक्ति जो पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के लिए योग्य होंगे। अगली बात है किसी भी सरकारी लाभ पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। इसका मतलब है आप किसी भी सरकारी जॉब में ना हो, मतलब सरकारी संपत्ति ना ले रहे हो, तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली कंडीशन है इसकी, अगली कंडीशन में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास यह योग्यता होना जरूरी है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मतलब लोकसभा का सदस्य ना हो, लेकिन योग्यता रखता हो लोकसभा के सदस्य बनने की। यहाँ पर लिखेंगे हम लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन वह लोकसभा बनने की योग्यता रखता हो। योग्यता का मतलब वह योग्य होना चाहिए कि यहाँ सदस्य बन सकता है। ये तो रही हमारी राष्ट्रपति की योग्यताएं, हमने अनुच्छेद 58 में पढ़ ली हैं। अब अनुच्छेद पढ़ेंगे अगला। अब अगले अनुच्छेद की बात करेंगे। अनुच्छेद है 59। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। इसका मतलब क्या है? इसमें लिखा है राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति का कार्यालय कहाँ होना चाहिए, उसकी भी शर्तें होती हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे
राष्ट्रपति का कार्यालय, राष्ट्रपति का कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी, धानी या उच्च न्यायालय के समीप होना चाहिए, समीप होना चाहिए। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति का कार्यालय राष्ट्रपति राजधानी या उच्च न्यायालय के समीप होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो राष्ट्रपति का कार्यालय है वह या तो राजधानी, जो देश की राजधानी है उसके पास होना चाहिए, या जो हमारा उच्च न्यायालय है उसके पास राष्ट्रपति का कार्यालय होना चाहिए। ये तो पहली शर्त रही। दूसरी शर्त है कि राष्ट्रपति सदैव सरकारी आवास एवं यात्रा भत्ते का भोगी होगा, का भोगी होगा। दोस्तों दूसरी कंडीशन है कि राष्ट्रपति सदैव सरकारी आवास एवं यात्रा भत्ते का भोगी होगा। इसका मतलब है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए सरकारी आवास मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उनके लिए यात्रा भत्ते का भोगी का मतलब उनके लिए यात्रा भी फ्री होगी। ये तो रही हमारे राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया? अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? हम सब जानते हैं कि जब हमारे देश के राष्ट्रपति अपने पद पर बैठते हैं तो उनके लिए एक गोपनीयता की शपथ दी जाती है। उसी शपथ की हम बात करेंगे। अब शपथ अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के लिए शपथ कौन दिलाता है, तो हम बताएंगे कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए शपथ दिलाई जाती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए शपथ दिलाई जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो कौन शपथ दिलाएगा? अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो सबसे सीनियर जज होगा उसके द्वारा हमारे राष्ट्रपति के लिए शपथ दिलवाई जाएगी। ये तो रहा अनुच्छेद 60। दोस्तों आज हम बात कर चुके हैं अनुच्छेद 60 तक। अब हम कल बात करेंगे अनुच्छेद 61 से। अगली क्लास में हम आपको जब पढ़ाएंगे तो अनुच्छेद 61 से पढ़ेंगे। अभी तक हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है राष्ट्रपति के बारे में, अभी इसमें अनुच्छेद बचे हैं। अनुच्छेद 60 तक पढ़ लिया है, आगे के अनुच्छेद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपके लिए मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।